एक और चरित्र दोष लिखवा देते हैं उसके बाद। एक्चुअली मैं ये बोलना भूल गया था। विष कन्या को तोड़ा कैसे जाता है, विष कन्या योग को उसका जो है भंग भी होता है, वो बोलना भूल गया था। ठीक है, तो उसको भी बता दूंगा। माने खाली योग पढ़ाने से नहीं होगा, कहाँ कहाँ विष कन्या योग भंग हो जाते हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा था वो तो कंप्लीट हो गया। अब एक और चरित्र दोष की बात बता दूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा से माने चीजों को जब ये करोगे, प्रेडिक्शन या एनालिसिस करोगे, तो ये सारे योग को आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक योग और, अगर किसी जाति का, कोई भी जाति का, एक्स वाई जेड, उसके अगर शुक्र और शनि परस्पर एक दूसरे पे दूसरे का नवांश विनिमय करते, मतलब शनि के नवांश में शुक्र और शुक्र के नवांश में शनि, शुक्र और शनि आपस में नवांश विनिमय करें, जैसे क्षेत्र विनिमय करते हैं वैसे ये नवांश विनिमय अगर करते हैं, और साथ में सप्तम भाव अगर पाप पीड़ित हो जाते, याद रखिएगा यहाँ पे दो मेजर प्लैनेट है, एक है शुक्र, दूसरा है शनि। ये दोनों आपस में नवांश में विनिमय कर लिए, और साथ में D1 चार्ट में अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, पाप पीड़ित हो जाता है, तो वो जाति का अपने ससुराल में जाके नौकरों से संबंध बनाते। ये आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, अक्सर कि ऐसा ऐसा हुआ था बोल के ऐसा हुआ। इसको भी ध्यान रखिए, उसको भी रिजेक्शन करना चाहिए विवाह मिलन पद्धति में। जो चीज बोलना भूल गया था वो बता देता हूँ। विष कन्या योग जो है कहाँ कहाँ टूट जाता है। नंबर वन, एक नंबर, लगन के सप्तम में अगर सप्तमेश खुद आ जाए, लगन की सप्तम में सप्तमेश खुद आ जाए, या लगन के सप्तम में सप्तमेश शुभ ग्रह युति के साथ बैठ जाए, या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि हो जाए, दृष्ट हो जाए, मतलब सप्तम में सप्तमेश आ गए और ऐसा कोई शुभ ग्रह बैठे हो जो सप्तमेश को देख रहा हो, या शुभ ग्रह के माने सात सप्तमेश युति बना के सप्तम में बैठ जाए, सप्तम भाव में एक और शुभ ग्रह आ जाए, और वो भी काफी क्लोज कंजंक्शन में आ, उसके दीप्तांश के अंदर आ, तो ऐसी अवस्था में विषकन्या का जो योग बनता है ना, वो खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि सप्तम पति सप्तमेश में, सप्तम पति जब सप्तम में आ जाते हैं तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि से जो है लग्न को देखते हैं, और शुभ ग्रह साथ होने से उनका पावर बढ़ जाता है, तो उनके अंदर जो चरित्र दोष या जो भी मतलब उनके प्रॉब्लम्स रही होती है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि लग्न यहाँ पे जातिका के लग्न जो है वो बड़ा बलिष्ठ हो जाता है, यानी मूल प्रकृति जो स्त्री है उसके मूल प्रकृति घरेलू हो जाता है।
और घरेलू होने की वजह से वो शादी ब्याह करके आराम से जिंदगी बिताती है, और उसके ध्येय यही होता है, उसके मन में यही भावनाएं चलती हैं कि हम शादी करके अपना गुजर बसर करें और बच्चों की माँ बने। ठीक है। एक एक अच्छा सा मतलब दिमाग बन जाता है उसका। इसमें एक चीज और अगर हो जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा होता। मान लीजिए सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो। तो फिर आप, ऐसा कोई भी लड़की हो, सबसे पहले आप उसको ओके करिए, भैया आपका शादी के लिए ये, दिस इज द राइट वोमेन या राइट गर्ल। ओके। दूसरा, लगन, लगन में और चंद्रमा में, चंद्रमा मतलब आपके चंद्र लगन हो गए, और लगन मतलब लगन है, तो लगन में और चंद्र लगन में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, या लगन को और चंद्र को कोई शुभ ग्रह देख रहे हो, और खास करके गुरु, खास करके गुरु अगर देख रहे हो, ये एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन, अगर नवमेश आ जाता है केंद्र में ल- या त्रिकोण में, नवमेश मतलब नाइन्थ हाउस, वो त्रिकोण पति ऐसे ही है, और वो त्रिकोण में ही आ जाता है 1 5 9 में, या केंद्र में 1 4 7 10 में अगर आते हैं, तो 20 कन्या योग टूट जाता है। तो ऐसा अगर हो तो लड़की को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको हामी दे सकते हैं, उसको यस कर सकते हैं कि यू कैन प्रोसीड, आप अपनी शादी के लिए आगे जा सकते। तीसरा, लगन का नवम में, लगन का नवम में एक से अधिक, कम से कम दो शुभ ग्रह अगर बैठ जाते हैं, या एक शुभ ग्रह बैठे, दूसरे शुभ ग्रह वो नवम स्थान पे अपना दृष्टि दे रहे हैं, एक शुभ ग्रह नवम बैठ गए। दो, एक पहला कंडीशन क्या है कि दो नवम में बैठ गए, दो शुभ ग्रह। दूसरा क्या है, एक शुभ ग्रह नवम में बैठे हैं और एक शुभ ग्रह नवम को देख रहे हैं, और नवमेश पे किसी भी कोई पाप ग्रह की ना दृष्टि है, ना कुछ है, तो भी आपका ये 20 कटा योग जो है भंग हो जाए, छूट जाए। सप्तम, सप्तम तो बता दिए ना, बता दिए ना अनुज, सप्तम सेवेंथ हाउस का। जी सर। ठीक, चलो बस इतना है। एक और कंडीशन है जहां पे आपको रिजेक्शन करना पड़ेगा। शादी किस लिए होता है? वंश को वृद्धि करने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अब वंश आगे कौन बढ़ाती है? स्त्रियां, क्योंकि पुरुष के अंदर बीज होते हैं, क्षेत्र नहीं होते।
यानी जन्म देने के लिए बीज पुरुष दे सकते हैं, बट मिट्टी, जो एक जमीन है, बीज माने बोने के बाद जमीन से ही पौधे उगते हैं। तो क्षेत्र या माने मिट्टी जिसको कहते हैं वो स्त्री है, तो पैदा करने वाली होती है स्त्री। ओके। कहीं अगर कोई बंजर भूमि है, जैसे वहां पे हम कितनों अच्छा बीज डाल दें, तो वहां पे कोई पौधा नहीं उग सकता। वैसे भी ये बंजर स्त्रियां भी होती हैं, उनको भी आपको ना अवॉइड करना चाहिए। देखो, कोई प्रेम संपर्क है तो बात अलग है, बट अभी भी अरेंज मैरिज होते हैं। तो अरेंज मैरिज के समय अगर आपके पास कुंडली मिलान के लिए कोई आ जाए, तो आप इनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। कौन सा सूत्र है? सूत्र नंबर 1, लगन के अष्टम में अगर शनि आ जाए। क्या बोले? समझ आया? लगन के अष्टम में अगर शनि आ जाए, साथ में चंद्रमा बैठे रहे, तो लगन के अष्टम भाव में शनि आ जाए और साथ में चंद्र है, यानी शनि और चंद्रमा की युति बने, तो वो कितनों लाख कोशिश कर ले, बिना भगवान के आशीर्वाद से बच्चे पैदा नहीं कर पाए। इसको बंधा दोष बोल, बंजर जो लगन की। सर सर 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है और चंद्र की दृष्टि सेकंड हाउस से है, तो भी होगा कि नहीं, कि वहीं बैठना ही होना चाहिए सर? बैठा बैठा होना चाहिए, ज्योति ठीक होनी है सर। चाहिए। ठीक है सर। यहाँ दृष्टि का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मैं जो योग बता रहा हूं बस उसको लिख लो। लगन के अष्टम में शनि और चंद्रमा की ज्योति हो, तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर पाई। नंबर 1। नंबर 2, लगन के अष्टम में बुध और शनि, बुध और शनि, तो भी वो 5 हो। तीसरा, पंचम हाउस में शनि और बुध बैठा हो, तो भी वो 5 हो। यहाँ तीन ही कंडीशन। नंबर 1, अष्टम में शनि चंद्रमा की ज्योति हो। नंबर 2, शनि और बुध की ज्योति अष्टम में हो। और तीसरा, पंचम में शनि बुध की ज्योति हो। एक होता है, एक काक बंधा बोल के एक योग आता है। ठीक है, काक बंधा योग में यह कहा गया था, एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं आ रहा है अभी। काक बंधा योग एक है। हाँ, मतलब उसमें कहा गया था कि अष्टम में शनि बुध हो, बट ये शनि, ये शनि पे अगर किसी की मतलब कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, ठीक है, ये शनि पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो वो प्रेगनेंसी तो आता है, बट बच्चे नहीं हो पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, मिसकरेज होता है। काक बंदा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक योग। नहीं, ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट बताया।
अगर ऐसा कंडीशंस होता है तो उस स्त्री को ना आपको क्या करना चाहिए, विवाह मिलान जब आप कराएंगे तो ऐसा स्त्रियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आ, अब विवाह मिलन जब हम पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारा चीज अभी आपको और समझना पड़ेगा। दैट इज, एक जो है वो कुब्ज दोष है। कुब्ज दोष अनुज याद होगा, जिसको अकाल मृत्यु योग भी बोला जाता है, वैधव्य योग भी बोला जाता जी सर। है ना। तो उसका ना वैधव्य भंग योग भी होता है। मैं वो वैधव्य योग तो इससे पहले भी अकाल मृत्यु योग तो 8 हाउस से पढ़ाया था। बट वैधव्य योग कब भंग होता है, कब टूट जाता है, उस चीज को नहीं बोला, उसको लिख लो। अगर कोई स्त्री जाति का सेकेंड हाउस में कोई शुभ ग्रह पड़ा हो, कोई भी स्त्री जाति का सेकेंड हाउस में कोई शुभ ग्रह पड़ा हो, अवस्थान कर रहा हो, तो उसकी सीधी दृष्टि कहाँ जाती है, शुभ ग्रह की सीधी दृष्टि कहाँ एट जाएगी, 8 हाउस में। 8 हाउस। यानी अकाल वैधव्य का योग है वो टूट जाता है। क्लियर। ये बोलना भूल गया था, इसको भी मैं बता दूं। एक और, ये तो सेकेंड हाउस वाला हो, एक और योग है, वो भी ये कर देता हूँ। नाइन्थ में अगर कोई शुभ ग्रह है, नाइन्थ पे, नाइन्थ हाउस पे कोई शुभ ग्रह है, ठीक है, याद रखना, नाइन्थ हाउस पे कोई शुभ ग्रह है और सेवेंथ हाउस और 8 हाउस में कोई पाप ग्रह पड़ा है, तो भी अकाल मृत्यु रुक जाता है, अकाल वैधव्य योग टूट जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारी धर्माचरण की, सेवेंथ हाउस धर्माचरण जब अधिक होगा तो सेवेंथ हाउस मतलब काम वासना की स्थिति होगी, काम वासना के घर की अमितता कम हो जाती है। और अष्टम हाउस जो है हमारी यौन उत्तेजना की, तो यौन उत्तेजना या सेक्सुअल अफेक्शंस या सेक्सुअल एक्टिंग का जो घर है वो भी कम, मतलब पारंगत होता है या कम यूटिलाइज होता है, जिसके कारण भी अकाल वैधव्य योग खत्म हो जाए। ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां अकाल वैधव्य योग को आप समझ लो टूट जाता है। ये सीधी सी, सर 7th और 8 दोनों में होने चाहिए ग्रह, सेवेंथ कि एक में, किसी एक में भी? नहीं नहीं, दोनों, सर दोनों में। सेवेंथ में भी होनी चाहिए, एट्थ में भी होनी चाहिए। नाइन्थ में शुभ ग्रह होने चाहिए और सेवेंथ में और एट्थ में पाप ग्रह होने चाहिए। पाप ग्रह होने से ना वो हाउस, उसका जो हाउस जो है वो हाउस निर्बल हो जाता है। समझ आए? क्योंकि मैं बता रहा हूं, वो जैसे सेवेंथ हाउस काम वासना के घर है, वहां पाप ग्रह है, आइदर उस चीजों को बढ़ा देगा, लेकिन नाइन्थ हाउस में धर्माचरण को चूंकि बढ़ा दिया है तो फिर वहां वासना या हवस की जो मेंटालिटी है उसको कम कर दे। अष्टम हाउस नेचुरली हवस कम होगा तो अष्टम हाउस भी कम होगा। क्लियर? जोन इच्छा भी कम होगा। अब ये बहुत बड़े पते की बात मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लो। चलो लक्ष्मी में अपनी याद है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये अनुज एकदम से राइट डाउन कर लेना। ये मैं नहीं चाहता था कि मतलब ये यूट्यूब में देने का, बट कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, दे देते हैं। हम अकाल मृत्यु हस्बैंड का वैधव्य काल कैसे निर्णय करें?
वैधव काल को निर्णय की क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला, वो बता रहा हूं। अष्टमेश अष्टम का स्वामी है, यानी 8 का लॉर्ड, उसका जो नवांश हो, 1200, अष्टम का लॉर्ड का जो नवांश होगा, उसका, उस नवांश का जो लॉर्ड होगा, मतलब अष्टम पति की नवांश पति, अष्टम का सर लॉर्ड, अष्टम सर अष्टम का जो अष्टम हाउस का जो स्वामी है वो नवाश में जहाँ बैठा हुआ है उसके स्वामी को देखना है हमने। उसके स्वामी को देखना पड़ेगा, और उसके हमको दशांतर दशा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा बता देता हूं, थोड़ा समझ लेना। अष्टम का लॉर्ड जिस नवांश में बैठा है, उस नवांश लॉर्ड का दशांतर दशा जब आएगा, वो तो कोई ग्रह ही होगा ना, उसके दशांतर दशा किसी ना किसी समय आएगा। ऑब्लिक, ऑब्लिक, और अथवा, हम्म, नवांशपति, उस नवांशपति ग्रह का जो नैसर्गिक आयु का वर्ष होगा, उस नवांशपति ग्रह का जो नैसर्गिक आयु का वर्ष होगा, उस आयु परिमित, उस आयु परिमित, परिमित मतलब परिमाण, या उसका गणना जो भी हम करेंगे, परिमा ये किया जाता है, मतलब उसको मापा जाएगा, विवाह के उतने साल के बाद वो विधवा हो। ये सूत्र है। सर कैसे सर एक बार दोबारा समझाएंगे सर? बोलो। सर एक बार दोबारा समझाएंगे सर, समझ में नहीं आया सर ये चीज जो। सर अष्टम वहां का तक तो जो समझ में लॉ, आ गया था भाई। सर अष्टम के बताता लॉर्ड हूँ, नवाश में जहाँ बताता हूँ, हुआ है बताता हूँ, सुन लो उस फिर स्वामी दोबारा। की। जी। बोलो, 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 बोलो। उसकी दशा अंतर्दशा चेक करनी है एक तो सर। हाँ, और सर इसके उस बाद सर। नवांश, उस नवांशपति का नैसर्गिक आयु को भी अपने को देखना। उस नवांशपति का नैसर्गिक आयु, नैसर्गिक आयु जानते हो ना, किस ग्रह का कितना है? हाँ सर वो पता सर, चंद्र की अलग होती है, शुक्र चंद्र की का अलग है, एक जैसे साल सब लिख लो, लिख लो, अगर अगर नहीं आ रहा है तो अभी याद आया, लिखवा देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, तो फिर भूल जाएंगे। लिख लो, चंद्र का 1 साल, मंगल का 2 साल, बुध का 9 साल, लिख लो। जी सर। चंद्र का 1 साल, मंगल का 2 साल, बुध का 9 साल, शुक्र का 20 साल, गुरु का 18 साल, और 19 का, सॉरी, शनि का 50 साल। ये नैसर्गिक आयु। यहाँ कहने का मतलब वो था, जो अष्टमेश जो है ना, जिस नवांश में बैठा है, उस नवांश पति का दशांतर दशा आना चाहिए, और उस दशांतर माने नवांश पति का जो नैसर्गिक आयु आयु है, शादी के बाद जितना साल बीता है, उस बीतने के बाद, माने वो नैसर्गिक आयु बीतने के बाद जो भी समय आएगा, उसके दौरान बस दशांतर दशा होनी चाहिए, और उसी समय विधवा युग जो है स्टार्ट हो जाता है। सर मान लीजिए कि नवाश एट का लॉट नवाश में चंद्रमा कर्क में गया हुआ है। कर्क कहीं पे भी, के जो। कहीं पे भी जाए, मान हाँ लो सर चंद्रमा। कर्क के जैसे जैसे सर नैसर्गिक आयु 1 साल की है। हाँ, तो 1 साल ठीक है अगर जी। बीत गया है, सर शादी के 1 साल बाद है। शादी शादी का 1 साल के बाद, अगर मान लो शुक्र ठीक आ ठीक। गया, ठीक है, तो 20 साल के बाद,
अगर शनि अच्छा, शादी आया के तो 20 साल 50 बाद। साल के बाद। अब मैंने कि जिसकी जैसे 20 साल की आयु के बाद जो एट्थ की जब भी दशा अंतर दशा आएगी तब दिक्कत होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सूर्य को लेंगे यहाँ पे? नहीं, यहाँ सूर्य को नहीं। यहाँ एक सूत्र और बता देता हूं, क्योंकि जब इतना कंफ्यूजन हो रहा है अनुज, तो अगर वैधव्य का कारण शनि होता है, वैधव्य का कारण अगर शनि है, वैधव्य का कारण अगर शनि है, तो शनि का दूसरा, सातवां, आठवां भाव में जब गोचर होगा, शनि जब सेकेंड हाउस में, सेवेंथ हाउस में या एट हाउस में गोचर करेंगे, उस समय विधवा हो। क्योंकि शनि 50 साल का है ना, तो 50 साल के बाद आपके दिमाग में यह चीज आ सकता है कि चलो नैसर्गिक आयु शनि का 50 साल है, तो 50 साल के बाद अगर वो विधवा होती है तो क्या फर्क पड़ता है, अकाल विधवता है नहीं, अकाल वैधव्यता है नहीं है। बट अकाल वैधव्य उस केस में भी आता है, शनि सेकेंड हाउस में जाते समय सेवेंथ हाउस में या एट हाउस में गोचर करेंगे, तभी उसका राम नाम सत्य हो जाए। सर शनि की प्लेसमेंट चेक करेंगे, एस्पेक्ट करेंगे क्या? नहीं, एस्पेक्ट नहीं, प्लेसमेंट। वो सेकेंड हाउस में, सेवेंथ हाउस में, अष्टम हाउस में जब गोचर करेंगे, वहां हम एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे मैम, हम देखेंगे सिर्फ वहां से गुजर कर रहा है। शनि एक जगह, एक राशि निकालने के लिए 2.5 साल लगाते हैं। तो सेकेंड हाउस में जब मान लीजिए गोचर किए, वो नैसर्गिक आयु उस समय दशांतर दशा नहीं आया था, या नैसर्गिक आयु वो परिपूर्ण नहीं हुआ था, तो वो टिक गया। लेकिन सेवेंथ में जब आएगा तो गुजर जाएगा। तो यानी कितना साल बच गया, थर्ड में 2.5 साल, फोर्थ में 2.5 साल, हाँ, फिफ्थ में 2.5 साल, सिक्स में 2.5 साल, यानी चार, अढ़ाई अढ़ाई पांच, पांच पांच 10 साल और जीवित हो जाएगा वो। ये शनि के लिए यही फायदेमंद है, क्योंकि जो मान लीजिए काल मरने वाला था, वो 10 साल और जीवित हो जाएगा। और इसी को मिराकल बोलते हैं। और कोई एस्ट्रोलॉजर के पल्ले में पड़ जाए तो वो बोलेगा बाबा वो एस्ट्रोलॉजर भगवान है, मेरा हस्बैंड को इतना दिन तक बचा लिया, है ना। एक और विवाह मिलन में एक और कंडीशंस होता है। अच्छा, अभी तो वैसे हम लोगों का सहमरण वाला खत्म हो गया, तो उसको अब सूत्र को याद करने से भी कोई फायदा नहीं है, बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक रिजेक्शंस का कुछ और रूल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बता देना चाहूंगा। अ, जैसे हम्म, हाँ, शादी एक और वजह से टूटता है बस, वो है बच्चे ना होने की वजह से। तो बच्चे नहीं होते, जिसको अनपत्य बोला जाता है। अपत्य मतलब होता है संतान, अनपत्य मतलब संतानहीन या संतान ना होना। ये अनापत्य योग से भी शादी टूटता है, उसको समझ लेंगे। इतना टाइम है, नहीं है टाइम, समझ लिखो इसको। अच्छा अनुज, ये जो गुण मिलान पद्धति है, इसके कितने टर्म आपको आता है?
लक्ष्मी मैम कितने टर्म से आप लोग परिचित हैं? शब्द से कितने वर्ड से आप लोग परिचित हैं? सर वैदिक से तो अभी आपसे सीख रहे हैं, बाकी सर मैंने रघुनंदी से थोड़ा बहुत सीखा है। भृगुनंद में जोटक वाला कोई शब्द से आप लोग परिचित हैं? वर्ड से, जोटक, राज जोटक, नहीं सर। माने जिसमें 36 के 36 गुण मिलते हो या 24 गुण से अधिक गुण मिलते हो अष्टकूट विचार में, तो उसको बोला जाता है राज जोटक। जोटक मतलब जुड़ी, युति, मतलब ये राजा और रानी जैसा है ना। कहते हैं राम सीता की जोड़ी, कहा जाता है ना। वो एक टर्म यूज होता है, टर्म, ये संस्कृत में, ये जातवरण में है, राज जोटक। और ये आपका साउथ में भी यूज होता है, पूर्व उड़ीसा, बंगाल, है ना। माने इस पूरा एरिया में ये सब से सब परिचित है। इसलिए मैं 36, जहां 24 गुण से अधिक गुण की मिलान होता है, 36 के 36 गुण मतलब द परफेक्ट मैच, उसको कहा जाता है। जहां गुण मिलान में सर्वोत्तम स्थिति आती है उनको बोला जाता है राज जोटक। ये गूगल कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। गूगल में जरूर होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई तो लिखेगा ही। खैर कोई बात नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अष्टकूट या वो चीजों को मैं उतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ। मैं बाकी चीजों को पढ़ाऊंगा जरूर, जिनको आप लोगों के लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है विवाह मिलन पद्धति में। तो गुण मिलन खाली जस्ट आप लोगों को टच अप करके पीडीएफ देके छोड़ दो, ठीक है। बट यहाँ मुख्य तो हमको अभी जो है ना, ये अनापत्य दोष या मतलब बच्चा होना या ना होना या ज्यादा होना, उस चीज को समझना पड़ेगा। अह, ज्योतिष में आ जाओ बाबा, यस, पंच पानी ग्रह दोषो वर्जनिया प्रयत्न तत् दारिद्र मृत्यु वैधव्य पंक्शलमन पत्यता। ये आप देखिएगा हर एक वीडियो में मैं ये चीज लिख के रखा हूं। ये हमारे गुण मिलान का सर्वोत्कृष्ट सूत्र है। इससे बेटर और कोई सूत्र होता ही नहीं है। यानी अपत्य या अनपत्य को हम महत्वता देते हैं, बच्चा होना या ना होना। कोई बांझ को, मान लीजिए बांझ ना, तो कोई बंध्या अगर स्त्री होगी, वो खुद भी शादी नहीं करना चाहती है। मान लीजिए किसी का अचानक सडनली यूट्रस का ये हो गया, क्या बोलते हैं, तो उसके परिवार भी चाहेंगे कि मतलब इसकी शादी ना हो, है ना। क्योंकि जाके समाज पुरुष तांत्रिक समाज है, तो समाज में जाके फिर उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। और वो स्त्री खुद भी चाहती कि अपने पैरों पे खड़े होकर मैं कुछ करूं, मैं शादी नहीं करूंगी। ये स्त्रियों की आदर्श बन जाता उस दौरान। लेकिन परिस्थितियां ऐसे बनती हैं कि मतलब आपको, मान लीजिए कहीं दिल लग गया और आपने शादी कर ली, तो वो बात तो अलग है। फिर वहां पे तो इस तरह की बातें होती नहीं, क्योंकि वहां तो एक दूसरे की फीलिंग्स से मतलब होता है, एक दूसरे की इमोशन से मतलब होता है, जहाँ प्रेमोजय कोई संपर्क होता है। बट जहाँ पे मतलब संपर्क, शादी ब्याह का मतलब ये होता है कि वंश वृद्धि वाला स्थिति बनती है, तो फिर वहां पे ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। अगर किसी का फिफ्थ हाउस
सडनली इनएक्टिव हो जाए, सेवेंथ हाउस सडनली इनएक्टिव हो जाए, या एट हाउस जहां पे प्रजनन देखते हैं आप, जन्म लेने की प्रक्रिया को देखते हैं, तो अगर ये तीन हाउस सडनली इनएक्टिव हो जाए, फिर वहां पे आपको शादी का कोई गुंजाइश ही नहीं। मान लीजिए बंजर सिर्फ स्त्री नहीं होती, बंजर राशियां भी होती, मेष राशि, बंजर राशि, है ना? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि बंजर राशियों को आप लोगों को अलग से समझाऊं, और उसकी एक छोटी सी कोशिश करूंगा वर्ड फाइल में लिख के मैं आप लोगों को साथ साझा कर। तो इन बंजर राशियों में अगर किसी के फिफ्थ हाउस के नक्षत्र, वहां पे जाके विनिमय, उसके नक्षत्र का स्वामी अगर विनिमय संपर्क पे जाके बंजर राशि में बैठ जाता, तो फिर अनौपत्यता आ जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक, वैदिक साइंस के अनुसार हम इन चीजों को, जैसे केपी का मैटर अलग है, केपी में हम क्या देखते हैं, सिर्फ साबलौर देखते हैं, और साबलौर देखते हैं कि किस किस राशि में पहुंचा है। अगर वो कोई बंजर राशि में पहुंचा है तो उसके बाद बच्चा नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो बच्चे हो सकते हैं, फर्स्ट इशू, सेकंड इशू, थर्ड इशू, इस तरह का मैटर होता है। बट ये अनपत्य और अपत्यता की योग जो है वैदिक में बिल्कुल अलग है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि